हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2024 में रिलीज तमिल साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी ब्लैक, जिसे डायरेक्ट किया है केजी बाला सुब्रमणी ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। फ्रेंड्स, इस मूवी में हम देखेंगे एक कपल को जो अपनी छुट्टियां मनाने अपने नए घर में शिफ्ट होता है, लेकिन शिफ्ट होते ही उनके साथ शुरू होती हैं बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं। उनको दिखने लगते हैं उनके ही कई सारे हमशक्ल। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत 1964 के समय को दिखाते हुए होती है। रात का समय होता है और हम 3 लोगों को देखते हैं एक कार से जाते हुए, जिनमें जो कार ड्राइव कर रहा होता है उसका नाम होता है मनोहर और पिछली सीट पर उसके 2 फ्रेंड बैठे होते हैं जिनका नाम है गणेश और ललिता। गणेश और ललिता एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनकी शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आज ललिता और गणेश ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया है और उनका साथ दे रहा है उनका दोस्त मनोहर। तो मनोहर उन दोनों को अपनी कार से शहर से कुछ दूर अपने बंगले पर ले जा रहा होता है और हम देखते हैं बहुत तेज बारिश हो रही थी और इधर मनोहर गणेश से बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करनी चाहिए। अगर तुम लोग कुछ और दिन रुको तो मैं तुम्हारे घर वालों को इस शादी के लिए मना लूंगा। लेकिन गणेश बोलता है, अभी बहुत देर हो चुकी है, ललिता प्रेग्नेंट है और हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। बात सुनकर हम देखते हैं मनोहर बिल्कुल ही शॉक रह जाता है। अभी वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी मनोहर देखता है कि रास्ते में एक बैलगाड़ी फंसी हुई थी और जिसके ऊपर एक एंजल की मूर्ति होती है। खैर, मनोहर कार को साइड से निकालता है और अपने बीच हाउस वाले बंगले पर पहुंचता है, लेकिन वो पहुंचकर वहां पर सरप्राइज हो जाते हैं। वो देखते हैं बंगले के आसपास कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी और जबकि बंगले से कुछ दूर पर ही रास्ते में वहां भारी बारिश हो रही थी। खैर, अब मनोहर गणेश और ललिता को लेकर बंगले के अंदर जाता है और उनको बोलता है कि ये जगह बिल्कुल ही सेफ है और अब तुम दोनों आराम से यहाँ रहो, सुबह मैं तुम्हारी शादी की तैयारी करूंगा। और अब मनोहर दूसरे कमरे में जाकर ड्रिंक करने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पहले मनोहर और ललिता एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बाद में ललिता की जिंदगी में गणेश आ गया और जिस वजह से उसने मनोहर से अपनी दोस्ती खत्म कर ली। मनोहर ड्रिंक करता है और डिसाइड करता है कि वो ललिता और गणेश को खत्म कर देगा। वो अपने बंगले से बाहर आता है और हम नोटिस करते हैं कि आज फुल मून की नाइट थी। वो अपने कार में जाता है और अपनी गन निकालता है, लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज होती है और वो देखता है कि पूरे बंगले की लाइटें फ्लिकर होने लगी थीं, लेकिन उसके बंगले की एक स्ट्रीट लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और उस एरिया में अंधेरा हो जाता है। तो मनोहर उस अंधेरे वाले एरिया की तरफ देखने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस अंधेरे वाले एरिया को पार करता है तभी उसे एक गोली चलने की आवाज आती है। अब मनोहर भागता हुआ अपने बंगले के अंदर जाता है तो देखकर शॉक रह जाता है। किसी ने गणेश और ललिता को गोली मार दी थी। ललिता मारी जा चुकी थी, लेकिन गणेश अभी जिंदा था। तो मनोहर गणेश के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें गोली किसने मारी। तो गणेश मनोहर से कुछ बोलता है और उसकी बातें सुनकर मनोहर शॉक रह जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 60 साल बाद का समय दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम 2024 का। और हम बसंत को देखते हैं। बसंत इस मूवी का लीड एक्टर भी है। अभी बसंत एक पुलिस चौकी में बैठा होता है और वहाँ का इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि तेरी वाइफ का इमरजेंसी नंबर पर कॉल आया था और उस समय वो काफी घबराई हुई थी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो तुम्हारी वाइफ हमें वहाँ कहीं नहीं मिली। तो तुम हमें बताओगे कि अभी तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तो वसंत बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं किया है और आप लोगों ने मुझे किस आधार पर अरेस्ट किया है। क्या मेरी वाइफ ने बोला था कि उसको मुझसे कोई खतरा है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। तो वसंत सोचता है कि अगर वो पुलिस चौकी में ऐसे ही बैठा रहा तो अपनी वाइफ को कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। और अब स्टोरी शिफ्ट होकर 48 घंटे पहले चली जाती है और हम देखते हैं वसंत अपनी वाइफ अरण्या और अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में होता है। वहीं वसंत के दोस्त आपस में एक ड्रग के बारे में बात करते हैं। तो उनमें से बोलता है कि ये ड्रग बहुत ही खतरनाक है, मेरे एक दोस्त ने एक बार इसका इस्तेमाल किया था
और 1 हफ्ते तक जंगल के बीच में सोता रहा। और अब हम देखते हैं वसंत और उसके सारे दोस्त खूब एंजॉय करते हैं। और वही हम देखते हैं एक लड़का अरण्या से बदतमीजी करता है तो बसंत उसकी पिटाई कर देता है। और इस लड़ाई की वजह से अब बसंत और अरण्या और उनके फ्रेंड्स क्लब से बाहर आ जाते हैं। जब बसंत अनन्या के साथ अपनी कार से घर की तरफ जा रहा होता है और तभी वो क्लब वाला लड़का बाइक से आता है। उसके हाथ में एक लोहे की राड होती है और लोहे की राड से वो बसंत के कार पर हमला करता है और जिस वजह से बसंत के कार का शीशा टूट जाता है। बसंत गुस्से में आकर कार से बाहर आता है लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं बसंत की वाइफ अरण्या उस पर काफी नाराज होती है। वो बोलती है कि तुम हर बात में लड़ाई के लिए तैयार रहते हो। अब अगले दिन बसंत अरण्या से बोलता है कि कहीं बाहर घूमने चले तो अरण्या बोलती है कि क्यों ना हम अपने नए वाले घर में चले। एक्चुअली बसंत और अरण्या ने शहर से कुछ दूर समुद्र के किनारे एक विला बुक किया था। तो अरण्या बोलती है इसी बहाने हम अपने नए घर में भी रह लेंगे और तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी। अब उसी दिन शाम को वो दोनों अपने नए घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में रेडियो पर बताया जाता है कि आज चांद पृथ्वी के पास से गुजरेगा और आज का दिन सुपर मून होगा। ऐसे इवेंट बहुत ही रेयर होते हैं। आज से 60 साल पहले ऐसा इवेंट हुआ था। जब वसंत अपने विला की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक एंजल की मूर्ति दिखती है और उस मूर्ति को देखने के बाद उसे कुछ विजन्स आते हैं जैसे कोई कार उस मूर्ति के पास से गुजर रही हो। और ये सीन 60 साल पहले का होता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखे थे। खैर अब वो दोनों अपने विला वाली सोसाइटी में पहुंचते हैं तो वहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर उनका वेलकम करता है और उनको बताता है कि पूरी सोसाइटी में विला खरीदने वाले आप लोग पहले कस्टमर हो और सडनली आप लोगों ने यहाँ आने का प्लान कर लिया लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। पार्किंग एरिया का कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है लेकिन गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा और आपके विला के पास ही एक जनरेटर रूम है। अगर रात में बिजली चली जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड जनरेटर स्टार्ट कर देगा तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ रह सकते हैं। और वही अरण्या उस मैनेजर से पूछती है कि मैंने आसपास यहाँ कोई चर्च नहीं देखा तो फिर वो एंजल का स्टेच्यू वहाँ क्यों लगा हुआ है। तो मैनेजर बताता है कि आज से 50-60 साल पहले की बात है। यहाँ के लोग उस स्टैचू को दूसरे गांव ले जा रहे थे और तभी एकाएक तेज बारिश होने लगी और गाड़ी वहीं फंस गई। अगली सुबह दूसरी गाड़ी उस स्टैचू को लेने के लिए आई लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से वो गाड़ी भी वहीं खराब हो गई। तो चर्च के लोगों ने डिसाइड किया कि उस स्टैचू को यहीं पर लगा दिया जाए और ये बोलकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वसंत और अरण्या पास के ही शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात उस क्लब वाले लड़के से होती है जिससे वसंत की फाइट हुई थी। वो लड़का कल की घटना के लिए वसंत से सॉरी बोलता है और वसंत भी उसे माफ कर देता है। लेकिन वसंत जब बाहर आता है तो उस लड़के की बाइक को एक बेसबॉल स्टिक से तोड़ देता है और उसको बोलता है कि तुमने उस दिन मेरी कार तोड़ी, आज मैंने तुम्हारी बाइक तोड़ी, अब हिसाब बराबर हो गया। उसकी इस हरकत से अरण्या काफी नाराज होती है। अब वो दोनों वापस सोसाइटी आ जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि गेट पर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है तो वसंत खुद ही गेट को खोलकर अंदर चला जाता है। जब वो दोनों अपने विला में पहुंचते हैं तो देखते हैं गेट पर एक बड़ा सा पैकेट रखा होता है। जब वो लोग पैकेट को खोलते हैं तो देखते हैं वो सुंदर सी एक पेंटिंग होती है लेकिन कहीं पर उन्हें भेजने वाले का नाम नहीं मिलता। तो बसंत अपने ग्रुप में मैसेज भेजता है और पूछता है कि ये पेंटिंग किसने भेजी। अब ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे तभी उनका दरवाजा कोई नॉक करता है और जैसे ही वसंत दरवाजा खोलता है वो देखता है दरवाजे पर उसका दोस्त सुरेश होता है। सुरेश को इतनी रात में वहाँ देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तो बसंत उससे पूछता है कि तू इतनी रात यहाँ कैसे। तो सुरेश बोलता है कि तुमने ही तो मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था। तो बसंत बोलता है नहीं, मैंने तुम्हें कॉल ही नहीं किया, मैंने तो बस ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज डाला था। खैर अब सुरेश वसंत से नॉर्मल बातें करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और तभी बसंत के पास एक कॉल आता है। शायद वो कॉल उसके ऑफिस से था लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से वो बातें नहीं सुन पा रहा था। वो अपनी बालकनी में जाता है तो देखता है बाहर का पेड़ तेजी से हिल रहा था। वो झांक कर वहाँ देखने की कोशिश करता है कि वहाँ कोई है तो नहीं लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। और जैसे ही वसंत वापस कमरे में आता है तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और घर की लाइटें भी फ्लिकर होने लगती हैं और थोड़ी देर बाद पूरी
पूरी सोसाइटी की लाइट कट जाती है। तो अरण्या कैंडल जलाती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब लाइट नहीं आती है तो वसंत वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉल करता है और उसे बोलता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और लाइट भी चली गई है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बताता है आपके विला के बगल में ही जनरेटर रूम है जिसे चलाना बहुत आसान है, आप उसे ऑन कर सकते हैं। अब वसंत और अरण्या दोनों जनरेटर रूम में जाते हैं। वसंत जनरेटर को ऑन कर देता है, लेकिन तभी अरण्या देखती है कि पिलर के पीछे से कोई उन पर नजर रखे हुए था। वो वसंत को बोलती है जब वो चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन अरण्या श्योर थी कि उसने वहाँ पर किसी को तो देखा था। अब वो दोनों वापस अपने घर में आ जाते हैं और हम देखते हैं दोबारा स्ट्रीट की लाइटें फ्लिकर होने लगी थी और उनमें से एक लाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है और उस एरिया में घना अंधेरा हो जाता है। अब हम देखते हैं बसंत बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी अरण्या की नजर सामने वाले बिला पर पड़ती है। वो देखती है उस घर की लाइटें जल रही थी, जबकि शाम को प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया था कि यहाँ उनके अलावा कोई नहीं रहता। और तभी वसंत के पास सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है। वो बताता है कि उसका बच्चा बीमार है और इस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा और आज रात वो वापस नहीं आ सकता। तो बसंत गार्ड से पूछता है कि उनके अलावा उस सोसाइटी में कोई और रहता है क्या? तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि जहाँ तक उसे पता है उनके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता। तो बसंत बोलता है कि उसके घर के सामने वाले घर की लाइटें जल रही हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है अरे सर, वो घर तो आज तक बिका ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर बसंत बिल्कुल ही चौंक जाता है और तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो घर के बाहर झांक कर देखते हैं तो उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अब बसंत अकेला ही घर से बाहर जाता है देखने के लिए कि उस घर में कौन रहता है, लेकिन उसे उस घर तक पहुंचने के लिए वो काले अंधेरे वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बसंत वहां पहुंचता है तो देखता है कि उस घर की लाइटें बुझी हुई थी। तो बसंत घर के और थोड़ा पास जाकर चेक करता है तो देखता है लाइटें तो बुझी थी, लेकिन घर के बाहर एक शिकार का टुकड़ा होता है जो अभी जल रहा होता है। उसे देखकर बसंत समझ जाता है कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और भी है। अब बसंत दोबारा अपने घर में वापस आ जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं उसके सामने की घर की लाइटें दोबारा जल जाती हैं। तो इस बार बसंत के साथ अरण्या भी वहां जाती है, लेकिन उस घर तक पहुंचने से पहले उन्हें उस अंधेरे वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जब वो दोनों उस घर के पास पहुंचते हैं और घर के अंदर झांक कर देखते हैं तो देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर के सारे सामान हूबहू वैसे ही कॉपी थे जैसा कि उनके घर में था। यहाँ तक कि उस घर में लगी हुई पेंटिंग भी उनके घर की कॉपी थी। अब वो दोनों दोबारा उस घर में झांक कर देखते हैं तो देखते हैं उस घर के अंदर उन्हीं के हमशक्ल थे, यानी कि वसंत और अरण्या के। और टेबल पे रखा हुआ शराब का ग्लास भी सेम था, वो हिल रहा था। अब वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागकर अपने घर के अंदर आ जाते हैं। तो अरण्या बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों के हमशक्ल इसी सोसाइटी में रहते हो? तो वसंत बोलता है यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तो वसंत अपने जेब से वो सिगार का टुकड़ा निकालता है और अरण्या को दिखाता है। उसको बताता है इस सिगार का टुकड़ा उसे उस घर के बाहर मिला जबकि ये जल रहा था। लेकिन अरण्या जैसे ही उस सिगार को देखती है भाग कर जाती है और एक सिगार का पैकेट लेकर आती है और बसंत को बताती है ये सिगार मैंने तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आउट ऑफ इंडिया से मंगाया था, ये ब्रांड इंडिया में कहीं नहीं मिलता। और बोलती है कि ये सिगार का टुकड़ा जो तुम्हें मिला ये हमारा ही है। तो बसंत विंडो से बाहर देखता है उसके घर के बगल का गमला गिरा हुआ था। अब बसंत और अरण्या उस घर को छोड़कर भागने का फैसला करते हैं। वो अपनी कार से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक स्पॉट एरिया को पार करते हैं वो घूमकर अपने घर के ही सामने आ जाते हैं। अब वो दोनों दोबारा अपने घर में जाते हैं तो देखते हैं दीवार पे लगी हुई वो पेंटिंग नीचे गिरी होती है और उसका शीशा टूट चुका होता है। घर के सामान भी बिखरे होते हैं। तो अरण्या तुरंत ही पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल करती है और इधर वसंत अपने फ्रेंड सुरेश को कॉल करता है और उसको बताता है कि उसके जाने के बाद से यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है। तो सुरेश बोलता है क्या मजाक कर रहा है, मैं तो तेरे घर अभी तक आया ही नहीं। तो सुरेश बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है, रुक मैं अभी आता हूँ। अब सुरेश की बातें सुनकर वसंत और
और भी कंफ्यूज हो जाता है कि अगर सुरेश अभी तक नहीं आया तो इससे पहले जो उसके घर आया था वो कौन था। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बसंत देखता है कि विंडो के कर्टन में आग लग गई थी और मुश्किल से आग बुझाता है। तो अरण्या बोलती है कि जब वो लोग घर से बाहर गए उसने सारे मोमबत्ती को बुझा दिया था, फिर ये मोमबत्ती अपने आप कैसे जल गई। तो बसंत बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये चल क्या रहा है। फिर वो अरण्या से बोलता है कि शायद ये हमारा भ्रम हो। वो दोनों विंडो से दोबारा उस घर को देखते हैं तो देखते हैं उस घर के विंडो के कर्टन में उसी तरह आग लग गई जैसे उनके वहाँ लगा था। अब बसंत समझ जाता है कि जो घटनाएं उनके साथ हो रही हैं वो सेम घटनाएं उस घर में भी रिपीट हो रही हैं। तो बसंत अपने पूरे घर की लाइटें ऑफ कर देता है और थोड़ी देर बाद ऑन करता है। अब वो दोनों उस विंडो से दोबारा उस घर को देखते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर बाद उस घर की भी लाइटें उसी तरह ऑफ हो गई थी जैसे अभी बसंत ने किया था। तो बसंत एक कागज पर नोट लिखता है और उसमें लिखता है वी आर फ्रेंड। और बसंत और अरण्या दोनों उस घर के पास जाते हैं, मेन गेट के नीचे वो नोट डालते हैं और जैसे ही अपने घर आकर वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं वो नोट तो उनके घर पर ही पड़ा था और हैंड राइटिंग भी सेम थी और लिखा हुआ नोट भी सेम था। तो बसंत अरण्या को बोलता है कि मैं दोबारा एक और नोट लिखता हूँ। जैसे ही बसंत अपने मेन गेट के पास पहुँचता है उसे नोट वहीं मिल जाता है। अब बसंत और अरण्या परेशान होकर बैठ जाते हैं। तभी एकाएक उनके घर का दरवाजा खुलता है और बसंत का एक हमशक्ल उसके घर में आ जाता है। उसके हमशक्ल के चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं। वो आते ही बसंत पर हमला कर देता है। दोनों में फाइट होने लगती है। कुछ देर बाद वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं बसंत के चेहरे पर भी सेम चोट के निशान थे जैसा उसके हमशक्ल के थे। अब बसंत बैठकर वही ड्रिंक करने लगता है और सोचने लगता है। तभी वो देखता है उसकी घड़ी में 2 बज रहे होते हैं। वो अपने घर से एक डंडा लेकर गुस्से में बाहर जाता है तो अरण्या भी उसके पीछे जाती है। जब बसंत उस घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि उस घर में अरण्या जमीन पर पड़ी होती है और जब उसकी नजर घड़ी पर जाती है तो देखता है उस घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे और जबकि अभी थोड़ी देर पहले जब वो अपने घर से निकला तो उसके घर की घड़ी में 2 बज रहे थे। तो बसंत कुछ नहीं करता, अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने घर में आते हैं तो बसंत की नजर दोबारा घड़ी पर जाती है और वो देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि अब उसके घर की घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। वो अरण्या से बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि हम समय में 1 घंटा पीछे चले गए। और वही अरण्या देखती है कि विंडो का वो कर्टन जो थोड़ी देर पहले जल गया था अब वो बिल्कुल ठीक था और उनके घर की पेंटिंग भी अब ठीक ठाक थी, टूटी हुई नहीं थी। तो बसंत बोलता है इसका मतलब ये सब घटनाएं आगे होने वाली हैं। और तभी वो देखते हैं उन्हीं की कार उनके घर के सामने से गुजरती है और जैसे ही वो अंधेरी जगह पर पहुंचती है गायब हो जाती है। अब बसंत समझ जाता है उस अंधेरी जगह में कुछ तो प्रॉब्लम है और वो लोग जितनी बार भी उस जगह को पार करते हैं समय बदल जाता है, यानी कि वो दूसरे टाइम में पहुंच जाते हैं। कभी वो समय प्रेजेंट टाइम से आगे का होता है या पास्ट का होता है। अब वो दोनों दोबारा घर के बाहर जाते हैं और वो लोग उस अंधेरी जगह को पार करते हैं। पार करने के बाद वो दूसरे घर के पास जाकर देखना चाहते हैं कि अभी के टाइम जोन में क्या चल रहा है। तो देखते हैं वो लोग पास्ट में आ चुके थे और ये तब का सीन होता है जब वो दोनों इस सोसाइटी में शाम को आए थे और बसंत के मोबाइल पे उसके ऑफिस का कॉल आता है। बसंत बालकनी में आकर बातें करने लगता है और बाहर से अरण्या और बसंत इस घटना को देख रहे होते हैं। तो बसंत अरण्या को चलने के लिए बोलता है, लेकिन अरण्या बोलती है थोड़ी देर रुकते हैं। और इसी समय वो पेड़ की डाल अरण्या से खिंच जाती है और जिसकी वजह से वो पेड़ हिलने लगता है। और हमने मूवी के शुरुआत में ये सीन देखा था कि जब बसंत अपनी बालकनी में बात कर रहा था तो वो पेड़ हिलने लगा था। उस समय बसंत ने देखने की कोशिश भी की थी कि वहाँ कोई है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी पैरेलल में एक दूसरा टाइम भी चल रहा था और जिसकी वजह से वो पेड़ हिल गया था। और तभी अरण्या बसंत की बातें सुनती है और सुनकर शॉक रह जाती है क्योंकि वो कॉल अरण्या की फ्रेंड ने किया था। वो बसंत को लाइक करती थी। तो बसंत उसको बोलता है कि उनके बीच में जो भी हुआ अब उसे भूल जाना चाहिए। ये बातें सुनकर अरण्या को बहुत दुख होता है कि उसकी सबसे करीबी फ्रेंड ने उसे धोखा दिया। अब अरण्या गुस्सा होकर आगे जाने लगती है। बसंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अरण्या उस अंधेरे एरिया को पार कर जाती है। बसंत भी उसके पीछे भागा आता है, लेकिन जब बसंत काले एरिया को पार करता है तो देखता है कि अरण्या
अरण्या वहाँ नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अरण्या अब किसी और टाइमलाइन में चली गई थी। यहाँ बहुत सारे टाइमलाइन के लूप बन चुके थे। अब वसंत गुस्से में आकर अपने घर में जाता है और चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। इसका मतलब ये हुआ उसके घर की पेंटिंग और बाकी सामान उसने खुद ही तोड़े थे। और तभी वहाँ एक पुलिस की वैन आती है और पुलिस वाले वसंत से उसकी वाइफ के बारे में पूछते हैं। वो बोलता है वो कहीं गायब हो गई है। तो पुलिस ऑफिसर वसंत को अरेस्ट कर लेता है और अपने थाने ले जाकर उससे पूछताछ करता है। लेकिन वसंत उसको बोलता है कि मैं जो भी बातें बताऊंगा आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। अब वसंत जानता था कि अगर उसे अपनी वाइफ को बचाना है तो उसे यहाँ से निकलना होगा। वो पुलिस वालों से मारपीट करता है और थाने से भाग जाता है। जब वो अपनी गाड़ी लेकर उस स्टैचू के पास पहुँचता है तो देखता है वो कार वहाँ से गुजर रही होती है जिसको उसने एक दिन पहले अपने विजन में देखा था। तो वसंत उस कार का पीछा करता है तो देखता है उस कार से एक बूढ़ा आदमी उतरता है। वसंत उसका पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है और हम देखते हैं ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं मनोहर होता है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। तो मनोहर बसंत से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो बसंत बताता है कि मैं एक मुसीबत में हूँ, मेरी वाइफ कहीं गायब हो गई है और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया आपकी गाड़ी का पीछा करने का। तो मनोहर बोलता है जो आवाज तुमने आज सुनी उसे मैं बरसों पहले सुन चुका हूँ और एक घटना मेरे साथ भी वहाँ हुई थी जहाँ पर आज वो सोसाइटी बनी हुई है। पहले वो मेरी प्रॉपर्टी हुआ करती थी और उस रात मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि मुझे उन दोनों को खत्म करना है। लेकिन जब मैंने गोली की आवाज सुनी और वहाँ पहुँचा तो उन दोनों को पहले ही किसी ने गोली मार दिया था। और जब मैं कातिल का पीछा करते हुए बाहर आया तो देखा वो कातिल कोई और नहीं मैं ही था। मैंने ये बात कोर्ट में भी बताई लेकिन मेरी बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे। तो बसंत मनोहर से पूछता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो मनोहर बताता है कि ब्रिटिश टाइम में वहाँ एक रिसर्च सेंटर था लेकिन किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या रिसर्च चल रही थी। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ लेकिन उस रिसर्च का असर वहाँ आज भी है और क्वांटम फिजिक्स में इसे सुपर पोजिशनिंग कहते हैं और अगर इसे साधारण भाषा में कहा जाए तो पैरेलल रियलिटी बोलते हैं। मनोहर बताता है कि जैसा हम सब सोचते हैं कि टाइम एक पैरेलल लाइन में चलता है लेकिन ऐसा नहीं होता। सेम टाइम पर मल्टीपल रियलिटी हो सकती हैं। और मनोहर उस अंधेरी जगह के बारे में बताता है। वो बोलता है कि वह एक पोर्टल है, तुम जितनी बार उस अंधेरी जगह से गुजरोगे तुम अलग अलग टाइम लाइन में चले जाओगे। और साइंस की भाषा में उस अंधेरी जगह को वर्म होल बोलते हैं। और ये पोर्टल तभी खुलता है जब सुपर मून का टाइम होता है और 60 साल बाद आज दोबारा सुपर मून का टाइम है और इसी वजह से वो पोर्टल खुल गया है। और अगर तुम समय रहते अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं पाओगे तो फिर कभी दोबारा तुम उससे नहीं मिल पाओगे क्योंकि पोर्टल बंद होने के बाद जो जिस समय में होता है वो उसी टाइम की रियलिटी में जीने लगता है। और आज का सुपर मून अगले 45 मिनट तक और एक्टिव रहेगा। अगर तुमने इन 45 मिनट में अपनी वाइफ को ढूंढ लिया तो तुम मिल सकते हो। अब बसंत दोबारा उसी सोसाइटी में जाता है। जैसे ही बसंत अपनी सोसाइटी में पहुंचता है वो देखता है वो पुलिस ऑफिसर पहले से वहां मौजूद होता है। वो बसंत पर गन पॉइंट करता है लेकिन बसंत उस अंधेरे एरिया को पार कर लेता है। ऑफिसर भी उसका पीछा करता है लेकिन ऑफिसर जैसे ही उस स्पॉट को पार करता है सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है बसंत तो वहाँ था ही नहीं। और इधर हम देखते हैं बसंत को वो अपने घर के सामने जाता है और देखता है कि अरण्या तो अकेली बैठी होती है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वो देखता है दूसरा बसंत वहाँ होता है और ये वही सीन होता है जब दोनों बसंत की आपस में लड़ाई हुई थी। अब बसंत कई बार उस अंधेरे एरिया को पार करता है ताकि वो अरण्या से कनेक्ट हो सके और तभी उसे दोबारा वो पुलिस वैन मिलती है। और बसंत देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर अब उसे पहचान नहीं रहा था। और तभी बसंत देखता है कि अरण्या भी एक कार से आती है। तो अरण्या बोलती है कि मैं ही पुलिस ऑफिसर को यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं। और बसंत ये भी नोटिस करता है अरण्या को पिछले 8 घंटों में हुई किसी भी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और अब अरण्या और बसंत अपनी कार से वहाँ से निकलते हैं और हम देखते हैं अब सुपर मून का समय भी खत्म हो गया था। रास्ते में अरण्या बसंत को बताती है कि कल रात जब लाइट चली गई तुम अकेले ही जनरेटर को स्टार्ट करने गए लेकिन जब तुम बहुत देर तक वापस नहीं आए तो मैं डर गई और उसी समय मैंने पुलिस को कॉल किया था हेल्प के लिए। अब आगे बसंत अपनी कार को एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और वहाँ टॉयलेट में जाता है लेकिन हम देखते हैं टॉयलेट के अंदर एक और बसंत आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। और थोड़ी देर बाद टॉयलेट से बाहर एक ही बसंत आता
आता है और अरण्या के साथ वहाँ से निकल जाता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।